तो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है सॉल्यूशन, प्रियांशु? तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको आपने बोला सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो सिंपल सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता ही है क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम लोग बात करें, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कनिष्क, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब कोई भी सॉल्यूशन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो देखो दो कंसेप्ट है। पहला देखो, फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं, फर्स्ट आपका जो सोल्यूट है, या सोल्यूट नहीं लो, कोई भी आपका कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, हम नहीं पता है कि सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, कोई भी कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया शुगर और प्लस वाटर, और दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया हमने, सॉल्यूशन। क्लियर है? बताओ शुगर किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, वाटर। यानी जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज, दोनों ही अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, और जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। याद रहेगा? तो वाटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब दोनों ही डिफरेंट फेज में हो। तो उस केस में आपको देखना है जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा दैट इज द सॉल्वेंट, जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा दैट इज द सोल्यूट। सेकंड केस इसी का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे सेकंड केस अगर हम लोग बात करें तो हमने ले लिया यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल प्लस वाटर, और इनको मिक्स करके हमने सोल्यूशन बनाया। तुम लोग तो इसका सोल्यूशन बनाते नहीं हो ना कभी, ठीक है, गलती से भी नहीं बनाना है। ये सोल्यूशन हमने फॉर्म किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एल्कोहल हमने ले लिया 200 ml, एल्कोहल क्या ले लिया हमने, और वाटर हमने ले लिया 300 ml। अब बताओ दोनों ही किस फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन एक्सेस अमाउंट में कौन है, वाटर। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और एल्कोहल क्या हो जाएगा, सोल्यूट। लेकिन अगर एल्कोहल को तुम ज़्यादा ले लो, वाटर को कम ले लो, फिर एल्कोहल आपके लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों ही सेम फिजिकल स्टेट में हो तो दैट इज द सॉल्वेंट विच इज इन एक्सेस अमाउंट। तो किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है। अब मान लो चारों लोगों के पास 1-1 रुपये है, तो भाई कोई किसी से एक्सचेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 1 रुपये, एक्सचेंज कर सकते हो क्या? भाई दोनों ही जब इक्वल अमाउंट में है तो किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों केस देखो, तो फर्स्ट केस में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इफ द कंपोनेंट्स आर इन, लिखते चलो तुम लोग, इफ द कंपोनेंट्स आर इन, इफ द कंपोनेंट्स आर इन 2 different phase, if the components are in 2 different phase, that is the solvent, that is the solvent which do not change in its physical state, which do not
change in its physical state, which do not change in its physical state. तो जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करते हैं दैट इज द सॉल्वेंट. सेकेंड केस क्या था? इफ द कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, if the components are in the same phase, are in the same phase, are in the same phase, that is the solvent, that is the solvent which is in excess amount, that is the solvent which is in excess amount, विच इज इन एक्सेस. तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा. और जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा. लेकिन ये कंसेप्ट कब अप्लाई करना है? जब दोनों ही सेम फिजिकल स्टेट में हो उस केस में. जैसे आपने गोल्ड ले लिया, आपको पता है कि गोल्ड जो होता है क्या प्योर होता है क्या? आप लोग पता है कि प्योर गोल्ड जो है काफ़ी उसकी सॉफ्ट होता है, उसको हम लोग ज्वेलरी में फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसको शेप को चेंज करने में टूट सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें कॉपर कुछ ऐड करते हैं, यानी कि उसमें कॉपर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है गोल्ड्स के अंदर. अब उसमें एक्सेस में कौन होता है? गोल्ड. और कॉपर जो होता है क्या होता है? कम अमाउंट में होता है. यानी गोल्ड आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट. और कॉपर जो हो गया क्या हो गया? सॉल्यूट. आर्यन सही से बंद करते हैं दरवाजा. ठीक, ये हो गया. नोट कर लो जल्दी से फास्ट. प्रियांशु, कनिष्क. तो हम लोग सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. और ये इंपॉर्टेंट कर लोगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. और यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तुम लोग. तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सोल्यूट, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स. क्लियर है? तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर सोल्यूट आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो क्या हो जाएगा? तो जितने भी मेटल के एलॉय होते हैं सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस. क्लियर है? लिक्विड सॉलिड के लिए बताओ. तो लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल जो होता है अमलगम. क्या होता है? अमलगम. क्या होता है अमलगम? कनिष्क. तो जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ एलॉय बनाता है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं. क्या? अमलगम. ये भी एक एलॉय ही है, लेकिन मरकरी जब किसी मेटल के साथ एलॉय बनाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अमलगम. ठीक है. गैस सॉलिड का बताओ. गैस सॉलिड, गैस सॉलिड. तो H2 का जमा होना, H2 गैस का प्लेटिनम, प्लाडियम या निकिल कैटलिस्ट के सरफेस पे, ये किसका एग्जांपल है? गैस इन सॉलिड. ठीक है. यशवर्धन तुम बताओगे लिक्विड लिक्विड, सॉरी सॉलिड लिक्विड का बता दो पहले. सॉलिड लिक्विड, आइस. सॉलिड लिक्विड बताओ मोहन. शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन भी ले सकते हो, मीठा ही पसंद है, नमकीन भी कभी टेस्ट कर लिया करो. तो सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, शुगर क्यों लेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन भी तो ले सकते हैं, नमकीन अच्छा नहीं लगता है क्या? ठीक है. लिक्विड लिक्विड बताओ. लिक्विड लिक्विड, एल्कोहल्स इन वाटर, एल्कोहल्स इन वाटर. ठीक है. गैस लिक्विड का बताओ. तो कभी तुम लोग टेस्ट मत कर लेना गलती से, सिर्फ पढ़ने के लिए, टेस्ट करने के लिए नहीं है. गैस लिक्विड का बताओ. गैस लिक्विड,
तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक तुम लोग पीते हो क्या होता है, गैस और लिक्विड का ही तो सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड गैस का बताओ तुम लोग, सॉलिड गैस, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। विराज क्यों नहीं आया, आर्यन? लिक्विड गैस का एग्जांपल बताओ। लिक्विड गैस, फॉग देखे हो ना, कोहरा तुम लोग, गैस में क्या मिक्स होता है, लिक्विड, ठीक है। गैस गैस का बताओ, गैस गैस का बताओ, एयर, एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल कौन से होंगे, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, या ये दे देगा कि एलओई जो है इसमें सोल्यूट और सोलवेंट कौन होगा, मतलब किस किस से मिलकर ये सॉल्यूशन बन रहा है, तो आपको बताना है सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखो अच्छी चीज़ क्या है, जब आगे आप लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड और गैस होंगे उनके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आपको जानना है, यहां तक आपको जानना है कि क्या होता है, ठीक है। हो गया सबका, नोट कर लिए सारे लोग, कैप्चर कर लो, कैप्चर कर लो फास्ट। हो गया, साफ करो, कर लिया कनिष्क, जल्दी करो। एक लास्ट कोलिजन थ्योरी बच रहा है, बस खत्म हो जाएगा कल। वो कोलिजन थ्योरी मैं करवा दूंगा 11 क्लास। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो पहले भी, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म, समझ लो, लिख लेना फिर। फर्स्ट हम देखते हैं मास परसेंट। क्या देखते हैं, मास परसेंट, या इसको हम और क्या लिखते हैं, W/W। क्या होता है मास परसेंट? तो देखो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको ध्यान रखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है आपको, मास परसेंट। जैसे मान लो दे दिया 10% NaCl बाई मास, 10% NaCl बाई मास, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्यूशन जो है उसका पूरा मास कितना है 100 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम कौन प्रेजेंट है, NaCl। क्लियर है ना, यानी सैंपल आपको कितना रखना है हमेशा 100 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का मास हमेशा कितना लेके चलना है 100 ग्राम। कुछ भी नहीं गिवन होगा फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, अंडरस्टूड है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे तुम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा लिख लोगे। मास परसेंट में इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सोल्यूट, it represent the mass amount of solute, it represent the amount of solute present in, amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सैंपल हमेशा आपको कितना रखना है 100 ग्राम। यानी मास परसेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो मास परसेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो मास परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम परसेंट की, वॉल्यूम परसेंट या V/V हम लोग भी बोलते हैं इसे, V/V परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या V/V क्या होता है बताओ। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ। कोई डाउट है कनिष्क,
ठीक है। और वॉल्यूम परसेंट का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईश्वर्धन? वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर, ध्यान रहेगा। थर्ड है आपका क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। थर्ड क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसको हम लोग W/V भी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सैंपल आप कितना लेंगे 100 ml, और उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, कोई डाउट है? तो वॉल्यूम परसेंट को अगर हम लिखना, मास बाई वॉल्यूम परसेंट W/V को हम लोग लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। हो गया सबका? आगे बढ़े, कैप्चर कर लो जल्दी से प्रियांशु, कैप्चर करते चलो। और घर पे जाके सारा नोट करना है बैठ के, 1 घंटा बैठोगे सारी चीज़ें नोट कर सकते हो, और तुम्हारा थ्रू आउट रिविजन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लिख लो पार्ट पर मिलियन, पीपीएम पूरा ही लिख दे रहा हूं, पार्ट पर मिलियन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम से। तो इसमें लिख लो व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, when solute is present in very small amount, when solute is present in very small amount, then it is convenient to express in ppm, then it is convenient to express in ppm। क्लियर है? तो इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीपीएम में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो। और पीपीएम इजिकल टू क्या होता है? पार्ट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, पार्ट ऑफ सोल्यूट अपन पार्ट ऑफ सोल्यूशन अपन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁴, मिलियन में इतना ही आता है ना, 10⁻⁶। ठीक है। फिफ्थ है आपका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई या सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे? एक्स से। मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी मोहन? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी तो आपका इनसे काम चल जाएगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। लेकिन अगर मिक्सचर गैसेस का हो तो वहाँ पे भी हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्म सेम ही लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि सोल्यूट के मोल्स जो हैं इसके N1 मोल्स हैं और इसके N2 मोल्स हैं, और इसका मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन काई1 है, इसका काई2 है। ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, किसी भी कंपोनेंट, जैसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, 1 हमेशा हम लोग किसके लिए लिखेंगे? सोल्यूट के लिए, और 2 किसके लिए लिखेंगे हम लोग? सॉल्वेंट। एनसीईआरटी में अपोजिट एज्यूम किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग इसके अपोजिट एनसीईआरटी के एज्यूम करेंगे, तुम कोई भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। और मोल फ्रैक्शन का आगे एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है,
तो इसलिए मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सिमिलरली हम लोग सॉल्वेंट के लिए लिख सकते हैं, और चाहे कंपोनेंट कितने भी 1 हो 2 हो 3 हो, तो सॉल्यूशन में तो 2 ही कंपोनेंट रहते हैं, और इन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके लिए इक्वल होगा, 1 के इक्वल। वैसे मैथमेटिकली करके देखो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऊपर N1 प्लस N2, नीचे भी N1 प्लस N2, कैंसिल आउट हो गया 1। यानी कि अगर मान लो x1 आपको x2 पता है और x1 निकालना है तो क्या कर लोगे, 1 माइनस x2। मैं देखता हूँ कि दोनों ही तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हो, नहीं, एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया, दूसरे को क्या कर लेना है, 1 से माइनस कर लेना, थोड़ा स्मार्ट बनना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि बार बार तुम लोग क्या करते रहते हो, ठीक है, दूसरे का भी फॉर्मूला लगा रहे हो, निकाल रहे हो, क्यों करना है, 1 से सीधा क्या कर लो, माइनस। हो गया सबका? मैंने भी नहीं खाया है, सही तो है, इतने तो दुबले पतले हो नहीं कि नहीं खाओगे तो सही है, थोड़ा सा हेल्थ सही हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे। तो नेक्स्ट फिफ्थ है ना, सिक्स्थ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलारिटी। कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है मोलारिटी? तो मोलारिटी जो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in per liter of solution, तो पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये फॉर्म तो सबको पता होता है, और सबको पता है और तुम्हें भी पता है, तो क्या डिफरेंस है फिर, कोई डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन देखो एनसीईआरटी की एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे देगा करने के लिए, कंसेप्ट में आपको बस हिंट दे देगा कि ये चीज़ है, मोलारिटी दे दिया, मोलारिटी की और भी सारी चीज़ें वो बताएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन उस पर दे देगा आपको, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका केस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, केस फर्स्ट, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या देख रहे हैं, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। बताओ किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, कैसे करोगे। अब मोहन के घर कोई 3 आदमी आ गया गेस्ट, ठीक है, और 2 लोग और पीछे से आ गए, भाई चाय तो बन चुका है, क्या करेंगे भाई, 2 कप पानी और डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो, हो गया, चाय रेडी है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डाइल्यूट अगर करना है, अब मान लो शादी में दाल बना है, भाई आपने दावत दी 500 लोगों की, लेकिन पहुंच गए 700 लोग, भाई अब चेहरा देखते कि थोड़ा ना खिलाओगे, भाई तुम्हारे यहाँ दावत किया था क्या, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कोई शादी में करता है, अरे भाई जो आ गया चलो खाने तो कोई बात नहीं। 200 लोग बढ़ गए, दाल होने का कम होने लगा, क्या करोगे, 2 बाल्टी पानी उसमें ला के भर दो, डाइल्यूट हो गया। तो किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने का सबसे सिंपल तरीका है क्या, वाटर एडेड। जैसे देखते हो ना दूध में क्या होता है, ठीक है, तो एक तो पानी वाटर एडेड करने का सिंपल मीनिंग है कि इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है, ठीक है। तो हम लोग मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो समझ लो, देखो कैसे, मान लो कोई 2 सॉल्यूशन है, एक मोलारिटी आपका M1 है और वॉल्यूम V1 है। अब इसको आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कैसे करेंगे, वाटर एडेड। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे इसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन के केस में M1 V1 हमेशा किसके इक्वल होता है। अब देखो ये समझ लो क्यों होता है, देखो मान लो ये सॉल्यूशन है आपका, इसकी मोलारिटी कुछ M1 है, वॉल्यूम कुछ V1 है। मान लो कि 2 मोलर मोलारिटी है और वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। अब इसमें वाटर, मान लो इसमें पहले से 100 ग्राम चीनी था, कितना था, 100 ग्राम शुगर था। अब इसमें 1 लीटर पानी आपने और ऐड कर दिया, अभी भी शुगर कितना रहेगा, 100 ग्राम। यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। यानी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है। और मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम। आया समझ में, ये फॉर्म कैसे आया, क्लियर है। देखो कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो उसमें
100 ग्राम चीनी है और 1 लीटर क्या है, वाटर है। अब उसमें 1 लीटर वाटर अपने और ऐड कर दिया, अभी शुगर कितना है, 100 ग्राम ही है ना, और शुगर है तो मोलर मास तो दोनों में ही क्या होगा, सेम होगा, यानी कि मोल्स ऑफ शुगर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, सेम, यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कर सकते हैं। ठीक है, केस सेकेंड हम लोग देखते हैं। केस सेकेंड, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन तो हो गया, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मिक्स वेज खाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें मिला दिए कि में, अब 2 सोल्यूशन है, हम लोग दोनों को मिला दिया और एक तीसरा सोल्यूशन बना दिया, रिजल्टेंट सोल्यूशन। लेकिन मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग हमेशा किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन के लिए। किसके लिए, सोल्यूशन जो होने चाहिए आपस में रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए, तो गलती से भी रिएक्टिंग के लिए कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर दोगे। ठीक है, तो मान लो कोई ये सोल्यूशन है आपका जिसकी मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और दूसरा सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, दोनों को मिक्स किया आपने और थर्ड सोल्यूशन बना दिया जिसकी मोलारिटी कुछ m रिजल्टेंट है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा v1 प्लस। अब बताओ यहां से m रिजल्टेंट निकालना चाहे क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, तो यहां से m रिजल्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? लास्ट केस हम लोग देख रहे हैं, केस थर्ड। देखो आपको अगर मास परसेंट पता है, क्या पता है, मास परसेंट, मान लो कुछ मास परसेंट x है, 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी हो सकता है, और डेंसिटी सॉल्यूशन की आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, d ग्राम पर ml में। अगर ग्राम पर ml में नहीं हुआ तो ग्राम पर ml में चेंज कर लोगे, लेकिन जनरली 99% क्वेश्चन में ग्राम पर ml में गिवन होता है। ठीक है, और मोलर मास सोल्यूट का आपको पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो सोल्यूट के शकल पे लिखा होता है कि उसका मोलर मास कितना होगा। जैसे मैं पूछूं कि NaCl का मास कितना होगा, तो सिंपल Na का कितना 23 और Cl का 35.5, यानी कि NaCl का मोलर मास जो होता है 58.5। तो किसी भी सोल्यूट के शकल पे लिखा होता है कि उसका मोलर मास कितना होगा, लेकिन आपको उसका मास पता होना चाहिए एटम का, तभी आप मॉलिक्यूल का मास बता सकते हैं। ठीक है, इतना तो तुम लोगों को पता होगा। तो मोलर मास सोल्यूट का क्या है, m सोल्यूट, क्या है, m सोल्यूट। तो मोलारिटी निकालने का डायरेक्ट हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10 dx अपन m सोल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये हम लोग बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर फॉर्म सही है तो इसमें नहीं अप्लाई करने का कोई मीनिंग है क्या? तो कोई गलत नहीं करेगा, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको मार्क्स काट लेगा या कुछ भी, वो तो और खुश हो जाएगा कि आपने सिंपल वे में कर दिया क्वेश्चंस को। ठीक है, फॉर्म सही होना चाहिए, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो डरना नहीं है कि नहीं बोर्ड के एग्जाम में ऐसा तो नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो। नेक्स्ट है लास्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म, कौन सा? ये डेराइव करके आता है पूरा, लेकिन डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आप मोलारिटी यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लास्ट है आपका 7th, मोलालिटी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। मोलालिटी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, मोलर मास नहीं, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। बताओ यूनिट क्या हो जाएगी कनिष्क? मोल पर केजी, और मोलल भी हम लोग इसको लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? मोलल भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, इनको थोड़ा सा ज़्यादा तुम लोग ध्यान में रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ए में क्या पूछा हुआ है?
कनिष्क, मोलालिटी। फर्स्ट क्या है, क्या होता है मोलालिटी का फॉर्म? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी सोल्यूट का मोल मिल जाए और सॉल्वेंट का मास मिल जाए तो हम लोग क्या मिल जाएगा, मोलालिटी मिल जाएगी यहां से। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हें निकालना है अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रियांशु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट मोल जो निकालना है सोल्यूट का निकालना है तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, सोल्यूट का, और मोलर मास भी किसका, सोल्यूट का। देखो यहाँ पे सोल्यूट के कौन है, के आई। एक्वस सॉल्यूशन की जब भी बात होगी यानी कि सोल्वेंट आप क्या लेके चलेंगे, वाटर। सोल्वेंट क्या लेके चलेंगे, वाटर। यानी कि यहाँ पे सोल्यूट जो है वो क्या है, के आई। के आई आपका क्या है, सोल्यूट है। अब देखो यहाँ पे के आई जो है आपका सोल्यूट है। मैंने बताया था जब मास परसेंट बताया था तो आपको बताया था कि मास परसेंट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यही कौन रिप्रेजेंट करता है, मास परसेंट। यानी आपको दे रखा है कि इसमें 20% कौन है, के आई है। यानी कि पूरा सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 20% के आई है। यानी सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम है ना। पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें सोल्यूट 20% है, मतलब कितना ग्राम है, 20 ग्राम। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग 20 ग्राम लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। और के का मोलर मास कितना होता है, तो पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 126, कितना हो जाएगा, 165 ग्राम पर मोल। तो यहां से 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 165, और 20 डिवाइडेड बाई 165 डिवाइड। अब यहां से तुम लोग क्या निकालो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, कितना आ रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 165, 0.121, 0.121, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया आपको। यानी अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता चल जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ला के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगी, मोलालिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा प्रियांशु, वेरी गुड, 80 ग्राम, 80 ग्राम। अब ग्राम को केजी में चेंज करना है, क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो 80 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया, 0.08, 0.08 किस में, केजी में। रखे लाके सारी चीजें यहाँ पे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.121, 0.08, तो कितना हो जाएगा, 0.121 डिवाइडेड बाई 0.08, कितना आ जाएगा, 1.51, 1.51। कनिष्क यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, कोई डाउट है इसमें, मोलालिटी निकालने में। तो देखो आपको करना क्या है, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको देखना है कि इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, और आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी हेल्प से आप एक एक स्टेप लेंगे, क्वेश्चन आप फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपको आसानी से। तुम लोग क्या सोचते हो, एक बार फाइनल रिजल्ट सोचते हो, नहीं, पहले क्या गिवन है, क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसके लिए सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ मास परसेंट गिवन था, मास परसेंट से आपको क्या क्या मिल गया, सोल्यूट का भी मास मिल गया, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया, सॉल्यूशन का भी मास मिल गया, सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है प्रियांशु, कैपिटल एम, मोलारिटी। देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है 1.202, मास परसेंट भी पता है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी पता है। डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा निशा, 10 dx अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो 10 तो 10 ही रहेगा। डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर ml में है, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। और मास परसेंट कितना है, 20, और मोलर मास सोल्यूट का कितना है, के आई का 165 रखो, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा, 1.202 इंटू 20, और डिवाइडेड बाई 165, 1.45 कितना आ गया, 1.45, और कैपिटल एम मोलर,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, समझोगे तुम लोग। लास्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पूछा हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI क्या हो जाएगा? मोल ऑफ KI अपन टोटल मोल, यानी कि मोल्स ऑफ KI प्लस H2O, मोल्स ऑफ H2O। देखो यहाँ पे KI का तो मोल आपको पता है, सोल्यूट यहाँ पे कौन है? KI। तो KI का तो मोल पता है कितना? 1.121। अगर हम लोग वाटर का मोल निकालना चाहें तो वाटर का मोल क्या हो जाएगा? गिवन मास अपन मोलर मास। वाटर का गिवन मास कितना है? 80 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा? 18। अरे वाटर का मोलर मास नहीं पता, ऑक्सीजन का 60। ठीक है, तुम लोग ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे पहली बार सुने हो तुम लोग। 4.44 रख लो यहाँ से। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI अगर हम ऐसा निकालना चाहें 0.121 डिवाइडेड बाई 0.121 प्लस 4.44, तो 0.121 डिवाइडेड बाई 0.121 प्लस 4.44 कितना आ गया? एक मिनट, 0.121 डिवाइडेड बाई 0.121 और प्लस 4.44, 0.026 कितना आ गया? 0.026। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी क्या? मोल अपन मोल कोई यूनिट होगी क्या? नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट है प्रियांशु? ठीक है, तो कैप्चर कर लो अगर नहीं किया तो तुम इसे फास्ट। नेक्स्ट में बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। क्या होती है सोल्युबिलिटी प्रियांशु? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in, maximum amount of solute dissolved in a specified amount of solvent, a specified amount of solvent at a specified temperature, amount of solvent at a specified temperature। तो किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी के। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ लिक्विड। किसी सॉलिड की सोल्युबिलिटी हम लोग देख रहे हैं किसमें? लिक्विड में। तो आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर हमेशा कहां डिजॉल्व होता है? पोलर में। नॉन पोलर नॉन पोलर में। सेम नेचर वाले की देखते हो ना, दोस्ती ज्यादा गहरी होती है। अब दूसरे दोनों का नेचर अगर अपोजिट है, दोस्ती होगी क्या? नहीं। तो पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट dissolved in a polar solvent, dissolved in a polar solute, dissolved in a polar solvent, polar solvent and non-polar solute dissolved in a non-polar solvent, and non-polar solute dissolved in a non-polar solvent। तो पोलर हमेशा कहाँ डिजॉल्व होता है? नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि सिंपल हम लिख सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी सिंपल हम लोग लिख सकते हैं क्या? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर, बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर। नेक्स्ट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो पता ही है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड क्या होता है कि और ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए और ज्यादा सोल्यूट हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। किस टाइप का सोल्यूशन होगा? सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, किसकी बात करें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, यानी जब भी किसी सॉलिड को
लिक्विड में आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखो केस फर्स्ट इसमें देखो तुम लोग, फॉर एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, एक्जोथर्मिक के लिए, प्रोसेस के लिए, अगर आपका प्रोसेस कैसा है एक्जोथर्मिक, यानी कि इंथैल्पी चेंज क्या होगी, लेस देन जीरो, निगेटिव, एक्जोथर्मिक यही तो होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीजेज, सोल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अभी मैं बता दूंगा क्यों। केस सेकेंड, फॉर एंडोथर्मिक की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, एंडोथर्मिक की। तो बताओ एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेज। देखो होता क्या है समझ लो, तो मोहन मार खा जाओगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सोल्यूट और सोलवेंट मिलके आपको क्या फॉर्म करते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन फॉर्म करता है। देखो एक्जोथर्मिक के केस में क्या होता है, एक्जोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्जोथर्मिक के टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो, बैकवर्ड शिफ्ट होने का सिंपल मीनिंग है कि सॉल्यूशन नहीं बन के क्या बनने लगेगा, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, यानी सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर, यानी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब एंडोथर्मिक केस में टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा मतलब कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तभी तो फॉरवर्ड में प्रोसीड होगा प्रोसेस। तो इसीलिए एंडोथर्मिक केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है, इसलिए सोल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि एक्जोथर्मिक इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए सोल्युबिलिटी घटती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। तुम लोगों को दिमाग में ये चलते रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन जब भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको देखना है कि प्रोसेस एक्जोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में घटेगी जबकि एंडोथर्मिक में बढ़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एनसीईआरटी का लाइन तुम लोग पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। क्यों नो इफेक्ट, क्यों, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर, बिकॉज solids and liquids are incompressible in nature। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, और इसीलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन जब तुम लोग देखो एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ते नहीं हो, देखो लिखा हुआ है क्लियरली, प्रेशर डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड। ठीक है, जब पढ़ोगे सारी चीज़ें ना, एनसीईआरटी पढ़ो, रीड करो अच्छे से, इधर उधर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को जिस पे कमांड हो गया ना, जेई, नीट, बोर्ड, हर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, मैथ में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथ में तो आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा सा, लेकिन केमिस्ट्री सफिशिएंट है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड। तो किसी गैस की हम लोग सोल्युबिलिटी देख रहे हैं लिक्विड में। तो देखो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to the partial pressure of gas,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव द लिक्विड, प्रेजेंट एबव द लिक्विड। एक तो ये स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का, ठीक है, क्लियर है। जैसे कोई भी आपका ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और इस लिक्विड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस सरफेस पे जो गैस होंगे, इसके लिक्विड के सरफेस पे जो गैस होंगे, ये कितना प्रेशर जनरेट करे इसके सरफेस के ऊपर, जितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे गैस, उस गैस की सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मैथमेटिकली हम लोग बात करें, कैसे बात करें, मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकली, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, जिस गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, क्या करोगे, कनिष्क कांस्टेंट लगाएंगे, हेनरीज कांस्टेंट, और y इज इक्वल टू एम एक्स। कैसा होगा ग्राफ का नेचर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y एक्सिस पे क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, x एक्सिस पे क्या रखोगे, मोल फ्रैक्शन, और स्लोप कितना होगा, kh, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब देखो ये मैथमेटिकल फॉर्म तो आपको याद रखनी है, साथ ही साथ देखो पार्शियल प्रेशर जब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या P1/P2 इज इक्वल टू x1/x2 लिख सकते हैं क्या, यही तो मीनिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और x1/x2 को क्या मैं n1/n2 लिख दूं, क्योंकि नीचे जो n1 + n2 n1 + n2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नहीं समझ में प्रियंशु, ठीक है। और n1 क्या है, यही तो तुम लोग, यही ड्रॉबैक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बताया ना, 1 हमेशा किसके लिए, सोल्यूट के लिए, और 2 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W2 को मास ऑफ सोल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सोल्वेंट क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई। तो ये जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखने। अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं हेनरीज लॉ के, हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, गैसेस एंड लिक्विड्स आर नॉन रिएक्टिंग, गैसेस एंड लिक्विड्स आर, अगर गैसेस और लिक्विड आपस में रिएक्टिंग होंगे तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नोट कर लो, कैप्चर कर लो फटाफट। तो क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर आपको इथेन का दे रखा है, कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन। तो अगर इथेन का हम लोग मास की बात करें तो W1 हम लोग ले लेते हैं। W1 कितना दे रखा है, 6.56 इंटू 10⁻³ और इसके लिए पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, P1 1 bar। बोला है कि अगर मास आपका इथेन का कितना हो जाए 5 इंटू 10⁻², यानी कि W2 आपका कितना हो जाए 5 इंटू 10⁻²2 ग्राम, तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये बताना। और नहीं क्यों, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये बताना। तो आपको फॉर्म बताया था, देखो यहाँ पर मोलर मास दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा, यानी कि M1 M2 क्या होगा, सेम। तो P1/P2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1/W2। M1 M2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। P1 कितना दे रखा है 1 बार, P2 क्या करना है आपको निकालना है, और W1 कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5.0
इंटू 10⁻⁻²। P2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 को ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6.56 हो जाएगा। कोई डाउट है? तो P2 इजिकल टू यहाँ से मिल जाएगा कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 6.56। देखो कितना आ रहा है 50 डिवाइडेड बाई 6.56। कितना आ गया 7.62 यूनिट क्या होगी? तो P1 अगर बार में है तो P2 भी किस में होगा बार। कोई डाउट है? हो जाएगा स्टेप से साफ करो। कोई डाउट है? जल्दी करो। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़े। तो पार्शियल प्रेशर इथेन का आपको दे रखा है कितना 1 बार, जब मास उसका कितना है 6.56 इंटू 10⁻⁻3। बोल रहा है कि अगर उसका मास 5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम हो जाए तो उस टाइम पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। आपको पता है P1 इथेन है तो मोलर मास दोनों के लिए क्या होगा सेम। P1/P2 इजिकल टू क्या हो सकता है W1/W2। P1 कितना दे रखा है 1 बार, P2 आपको निकालना है, W1 कितना दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻⁻3 और W2 दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 P2 इजिकल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10⁻⁻3। ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा 10 और 50 डिवाइडेड बाई 6.56 7.62 बार आ जाएगा। कोई डाउट है? तो नेक्स्ट लिखो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ। तो देखो दो केस में हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है समझ लो पहले। दो केस में हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट कर लोगे राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ तो पहला है आपका राउल्ट्स लॉ, इट इज अप्लीकेबल टू a non-volatile solute। a non-volatile कनिष्ठ क्या होता है non-volatile solute in a volatile liquid। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो हीट करने के बाद इन अ volatile liquid, ठीक है। इसके लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने वाटर में क्या ऐड कर दिया NaCl ऐड कर दिया, तो वाटर क्या है वोलेटाइल है, जबकि NaCl क्या है नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है समझोगे, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए हीट करने के बाद, जैसे वाटर आपका क्या है वोलेटाइल है, हीट करोगे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सॉल्ट वेपर में कन्वर्ट होगा हीट करने के बाद? नहीं, नॉन वोलेटाइल है। तो सोल्यूशन वाला कैसा लेना है जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और लिक्विड कैसा है वोलेटाइल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ होता क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है या वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 हमेशा किसके लिए सोल्यूट और 2 किसके लिए सॉल्वेंट के लिए। तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या करोगे, कोई कांस्टेंट kx2। अब देखो हम लोग यहाँ पे मान लें इफ सॉल्यूशन इज 100% प्योर, सॉल्यूशन क्या हो जाए 100% प्योर हो जाए, तो बताओ x2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। x1 होगा ही नहीं ना, सोल्यूट होगा ही नहीं, 100% प्योर हो गया तो। और x2 अगर 1 हो गया यानी कि k किसके इक्वल हो जाएगा, k जो हो जाएगा PS के इक्वल। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा सिर्फ सोल्वेंट का। प्योर का मतलब क्या है कि सोल्यूट उसमें है ही नहीं, यानी कि जो पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा सोल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल। तो क्या इसको हम लोग P2 लिख सकते हैं,
यानी K इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं P2, यानी कि PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 इंटू X2, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और सॉल्वेंट क्या है वोलेटाइल है, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोडक्ट को इक्वल होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ, और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, नोट कर लो, जल्दी करो, फास्ट कैप्चर कर लो। तो फर्स्ट केस रॉल्स लॉ का ये है। तो इसका दूसरा केस है टू वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, टू वोलेटाइल एंड कंप्लीटली, टू वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, घुल जाना, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, ई नहीं है सी है, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। दो लिक्विड हो, दोनों वोलेटाइल हो, कंप्लीटली मिसिबल हो। जैसे तुम लोग अल्कोहल और वाटर के बारे में सुने होगे, देखे तो नहीं हो, देखे भी होगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन यूज नहीं करना है कभी, ठीक है, सिर्फ देख सकते हो। देखो उस पर लिखा होता है अल्कोहल इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, सरकार को तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, देखो ये आपका कंटेनर है और इसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दोनों वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ होता क्या है, देखो समझोगे, मैथमेटिकली अगर हम बात करें, स्टेटमेंट ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है, तो रॉल्स लॉ बोलता है आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम बात करें फॉर कंपोनेंट ए के लिए, किसके लिए, फॉर कंपोनेंट ए के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। देखो जब दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है उस टाइम पे जो प्रेशर ए लगा रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए। अब इसमें बी ना हो, सिर्फ ए प्रेजेंट हो, उस टाइम पे जो प्रेशर लगाएगा उसको क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। अब देखो एक चीज जब कर लेते हैं तो दूसरा खुद ही आसान हो जाता है। जैसे सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू कनिष्क, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। और देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर हम बात करें, तो कोई भी दो कंपोनेंट है और आपस में नॉन रिएक्टिंग है, तो उनका 2 या 3 4 5 एन नंबर ऑफ कंपोनेंट है और आपस में नॉन रिएक्टिंग है, तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है उन कंपोनेंट के प्रेशर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर हम लिखना चाहें यहाँ से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा बताओ, पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, और ये हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, याद रहेगा। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ पी एंड पी बी विद द वेपर प्रेशर ऑफ पी, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, क्या देख ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बताओ, समझोगे पहले, लिखोगे नहीं। वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर को और एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन को। यहां पे हम मान ले रहे हैं कि इस एक्सिस पे सिर्फ कंपोनेंट ए है, तो प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, और इस एक्सिस पे कंपोनेंट सिर्फ बी है, तो
इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नीचे बताओगे तो यहाँ पे इस एक्सिस पे 1, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इस पे सिर्फ कंपोनेंट ए है, बी है ही नहीं, और दोनों के कंपोनेंट का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 1, यानी जब बी नहीं है तो सिर्फ ए का ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा एक्स बी, और एक्स ए क्या हो जाएगा 0। और जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ए का वेपर प्रेशर 0, क्योंकि यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर क्या हो गया 0, और इस एक्स पे वेपर प्रेशर ही तो है, तो देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर 0। जैसे जैसे आप यहाँ मूव करेंगे इस पे आके किसका हो जाएगा बी का वेपर प्रेशर 0, और ये आपका किसका हो जाएगा पी टोटल के लिए, पी टोटल क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी ए बी, और ये पी ए के लिए क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू, तो रटना नहीं है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान रखोगे राउल्स लॉ के अंदर, ये तो सभी पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ते हो तुम लोग, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एक्स ए और एक्स बी क्या है एक्स ए एंड एक्स बी क्या है लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, किसमें है लिक्विड, लेकिन हम लोग किसमें देख रहे हैं वेपर फेज में। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वेपर फेज में उसको हम लोग क्या लिखते हैं कंपोनेंट ए के लिए वाई ए, और वाई ए क्या होता है पी ए अपन पी टोटल, क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिमिलरली हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं कंपोनेंट बी के लिए क्या हो जाएगा पी बी अपन पी टोटल। बाकी इसको एक्सपेंड कर सकते हो ना, और आपको पता है कि वाई बी अगर निकालना है वाई ए पता है तो 1 माइनस वाई ए, तो वाई ए एंड वाई बी क्या है मोल फ्रैक्शन इन बता भी दो अब वेपर फेज मोल फ्रैक्शन इन, और एक्स ए और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो आपको बोलेगा कि वेपर फेज में निकालना है या लिक्विड फेज में निकालना है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो राउल्स लॉ के अंदर इतना ही आपको जानना है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, समझ लो पहले फटाफट। फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ परफेक्टली, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ, the solution which obeys Raoult's law perfectly, the solution which obeys Raoult's law perfectly is known as ideal solution, is known as ideal solution। सिंपल, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये आपका दो कंपोनेंट है ए एंड बी, अभी आपने देखा था, तो अगर हम लोग पी ए निकालें यहाँ से तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जो आपने फॉर्मूले से निकाला पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और एक्सपेरिमेंटली आपने देखा तो दोनों प्रेशर क्या हो गए इक्वल, तो यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन होगा आइडियल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा या, और हम लोग लिखना चाहें पी बी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल है तो भी आइडियल, और पी टोटल किसके इक्वल होना चाहिए पी ए प्लस पी बी के। तो ये किस टाइप के सोल्यूशन होंगे आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड पॉइंट देखो यहां पे, समझोगे थोड़ा सा। अब बताओ ये मान लो कि ए कंपोनेंट था, ए कंपोनेंट ए था, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा ए इंटरेक्शन होगा, और ये कंपोनेंट बी है तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा बी इंटरेक्शन, और ये दोनों मिला के एक आपने तीसरा सोल्यूशन बनाया, दोनों कंपोनेंट मिला के एक सोल्यूशन आपने बनाया जिसमें कौन सा इंटरेक्शन होंगे, अब ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा ए बी बॉन्ड, ठीक है। तो
अगर हम लोग बात करें पी टोटल की, तो पी टोटल किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी के। यानी कि देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी बी के बीच में होगा, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? ए बी के बीच में। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी हमेशा किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी। तभी तो इसके इक्वल होगा। अगर ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता तो कम हो जाता। ठीक है। तीसरा, अब बताओ ए और बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे क्या हैं? इक्वल है। यानी कि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बी बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ए बी बॉन्ड बन रहा है। तो जितनी एनर्जी आप ए और बी बी बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा रहे हैं, ए बी बनने के बाद सेम अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है? ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल क्या है? इक्वल है। यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ना क्लोज जा रहे हैं ना एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगा क्या? वॉल्यूम चेंज मिक्सचर का क्या होगा? 0। नेक्स्ट, इंथैल्पी चेंज बताओ। ये भी 0। जितनी एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दे रहे हो, बॉन्ड बनने के बाद सेम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें, डेल्टा एस बताओ मिक्सचर की, तो देखो इंट्रोपी क्या बताता है? रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के बारे में। अब आप जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही उठा के उस रूम में बैठा दो, लेकिन डिसऑर्डरनेस हुआ कि नहीं आपके अंदर? हुआ। यानी कि इंट्रोपी चेंज जब भी डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस बढ़ती है तो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? इंट्रोपी चेंज जब रेंडमनेस घटती है, जैसे मान लो कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी? निगेटिव, क्योंकि रेंडमनेस कम हो गई ना। ठीक है। गिब्स एनर्जी चेंज, तो जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो गिब्स एनर्जी चेंज ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है ना? अब देखो, दो सॉल्यूशन जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सारी चीज़ें क्या होंगी? सिमिलर होंगी। जैसे एग्जांपल इसका तुम लोग लेना चाहोगे तो इथेनॉल और मिथेनॉल किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? इथेनॉल एंड मिथेनॉल किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज क्या है? नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल पेंटेन किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल। तो टू सॉल्यूशन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सारी चीजें सेम होंगी तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल। और सेम तुम लोग ग्राफ कॉपी करना है जो रॉल्स लॉ में आपने ग्राफ बनाया था। यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे? पी नॉट ए, यहां पे पी नॉट, वेपर प्रेशर इस पे ले लेंगे और इस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे x से क्या हो जाएगा? 1 और x भी क्या हो जाएगा? 0। x भी क्या हो जाएगा? 1 और x से क्या हो जाएगा? 0। जैसे जैसे लेफ्ट राइट बढ़ेंगे, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, ये पी टोटल के लिए पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हो गया सबका? जल्दी कर ले, आगे बढ़े। क्या हुआ ऐश्वर्धन? वो बाबा से मोटिवेट तो नहीं हो गए कि हंसने से जब फोटो सुंदर आ सकता है तो हंसने से ज़िंदगी सुंदर क्यों नहीं हो सकती है? तो इसीलिए ज़िंदगी सुंदर बना रहे हो क्या हंस हंस के? वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या नाम है? धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना? उसका बड़ा फेमस है ये डायलॉग कि जब हंसने से वो एक फोटो सुंदर आ सकता है तो हंसने से ज़िंदगी सुंदर हो सकती है। यशवर्धन उससे इम्प्रेस हो गया लग रहा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री से। पर्चा निकाल देगा तुरंत तुम्हारे वहीं से, अभी फंस जाओगे तो। हो गया? पर्चा निकाल देगा ना, फिर फंस जाओगे। ज़्यादा बोलो नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ परफेक्टली। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ परफेक्टली, रॉल्स लॉ परफेक्टली
द सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज राउंड स्लोप परफेक्टली इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो पी ए होगा वो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी जो होगा नॉट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड पी टोटल नॉट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अरे इक्वल टू नहीं होगा तो मतलब ज़्यादा होगा या कम होगा, इक्वल टू नहीं होगा मतलब इसका क्या है, या ज़्यादा या कम। तो इसके बेसिस पर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन आइडियल को, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक हम लोग देखते हैं निगेटिव डेविएशन। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पहला पॉइंट पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड पी टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सिंपल सोचो तुम लोग, पी टोटल पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा कब होगा, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम से ज़्यादा कब होगा, जब ए बी के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा। ए बी के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, वीक, यानी कि सेकंड पॉइंट सीधा यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ए बी का वो क्या होगा, लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड ए बी, सॉरी बी बी। कोई डाउट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम चेंज बताओ मिक्सचर का क्या होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्ट्रांगली एसोसिएटेड थे, बॉन्ड टूटने के बाद एक वीक बॉन्ड बना रहे तो मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे ना, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज मिक्सचर का क्या होगा, पॉजिटिव। गिब्स एनर्जी चेंज बताओ, सॉरी इंथैल्पी चेंज, नॉट इज इक्वल टू जीरो नहीं, इंथैल्पी चेंज होगा। देखो बॉन्ड को जो ए और बीबी के बीच में, ए और बीबी के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जबकि ए बी के बीच में बॉन्ड वीक है, यानी बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी क्या हो रही है, कम रिलीज हो रही है। तो इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जो देते हैं उसको वो क्या होता है, एंडोथर्मिक पॉजिटिव, और जो रिलीज हो रही है कम हो रही है, तो निगेटिव वाला कम और पॉजिटिव वाला ज़्यादा, यानी कि नेट क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी इंट्रोपी चेंज क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो ऑलवेज, और गिब्स एनर्जी चेंज देखो करोगे क्या, ये सारी चीजें क्या कर लोगे, यहां तक क्या कर लोगे, अपोजिट, और ये दोनों क्या रहेगा, कॉपी कर लोगे। इसका एग्जाम्पल एक बार बता देना, एग्जाम्पल तुम लोग बता दो इसके, पॉजिटिव डेविएशन के है ना, पॉजिटिव डेविएशन के क्या है, एसीटोन एंड इथेनॉल। इसके एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आगे बढ़े, हो गया, जल्दी करें। हाँ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। पानी नहीं आ रहा है ना, पता नहीं क्यों नहीं, किसी भी सेक्टर में नहीं आ रहा है। प्रेशर से नहीं आ रहा है क्या, इसीलिए लग रहा है चढ़ नहीं पा रहा होगा। कहाँ पानी खत्म हो गया था, यहाँ तो बोरिंग का आता है ना पानी, यहाँ से नदी का आएगा तो ठंडा ठंडा आएगा, बिल्कुल गर्म गर्म आता है।
बीटा अल्फा में गंगा जी का आ रहा है नहीं? तो एक तो इतना लंबा लिखना होता है रिप्रेजेंटेशन, पूरा कहानी हो जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिख लो, कुछ नहीं करना है। मोहन मार खा जाओगे, क्या है ये? इस पर हम ले लें वेपर प्रेशर और इस पर हम ले लें मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। जैसे जैसे इधर मूव करेंगे आप, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ के क्या हो जाएगा, ये तो आइडियल के लिए हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में क्या करोगे, ग्राफ ऊपर से ले लोगे, क्या करोगे, ग्राफ ऊपर से। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नीचे से। तो पहले आइडियल का ग्राफ बना लो। निगेटिव में क्या होगा, डॉटेड लाइन नीचे से, डॉटेड लाइन नीचे से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डॉटेड लाइन ऊपर से, डॉटेड लाइन नीचे से। हाँ, एक्स भी 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो जल्दी से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव, इसे साफ करो तो लिख लो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हो गया निशा? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो टॉपिक रहता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला सेम ही फॉर्म है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, यानी सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा। सिलेबस की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। RLVP भी हम लोग बोलते हैं। देखो समझोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। जैसे मान लो प्योर वाटर है तुम्हारा ये, और वाटर आपको पता है कि वेपर में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है, वोलेटाइल होता है। आप हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ से हीट करेंगे, पूरा का पूरा हीट किसको मिल रहा है, और वाटर वोलेटाइल है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, तुम NaCl ऐड कर दो। NaCl हीट तो कंज्यूम करेगा लेकिन वेपर में कन्वर्ट होगा क्या, तो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा ना। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर हमने क्या ले लिया, P0, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और देखो सॉल्यूशन आते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो ऐड किया वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और उसका हम लोग ले ले रहे हैं वेपर प्रेशर कितना, PS। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा प्रियांशु, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो इनिशियल से डिवाइड कर देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, यानी x1 के इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। अब इसको डिराइव करोगे, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जब डिराइव करोगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू आपको फॉर्म मिल जाता है n1 डिवाइडेड बाई n2। n1 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n2 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू W2, और M2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नोट करो जल्दी से, फास्ट हो गया सबका? कैप्चर कर लो, जल्दी करें, फास्ट, टाइम नहीं लगेगा, चैप्टर हो जाएगा। हो गया? साफ करूं? पॉज नहीं करो, रहने दो, टाइम नहीं लगेगा। अब देखो तुम्हारा होमवर्क है, घर पे जाके इस पे न्यूमेरिकल्स करोगे तुम लोग, ठीक है? क्योंकि क्लास अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता चल लेक्चर 6 घंटे का हो गया, ठीक है? तो तुम लोग देख के ही डर जाओगे 6 घंटे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल आसान से हैं, कर सकते हो तुम। दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सब पहले समझ लो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपसे आएगा नहीं, समझने के लिए, ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ पे, तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें नमक ऐड करके देखना, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, कुछ ज़्यादा पे बॉयल होगा, ठीक है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया? T0B। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन आते हैं आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सिंपल लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? TB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी बताओ? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा? TB माइनस T0B, ज़्यादा में से कम को। और मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें, कैसे बात करें? तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, मोलालिटी। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB क्या है? KB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट या इबलियस्कोपिक कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? तो यूनिट क्या होगी? केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल या केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल कर सकते। केवी है वो टेम्परेचर है, तो तुम लोग ये नहीं लिखे, ये भी लिख सकते हो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। कोई डाउट है? पूछ लो, डाउट है तो। प्रियांशु, कनिष्क, केबी को क्या लिख सकते हो? डेल्टा TB बाई M। डेल्टा TB की यूनिट क्या होती है? केल्विन के, और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। मोल पर केजी जब ऊपर जाएगा तो केजी पर मोल हो जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, ठीक है? अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू M को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, डेल्टा टीवी इक्वल टू के। मान लो सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में है तो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, W1/m1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट W2, और 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर ये ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए तो ये भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, सर ये तो मत बनाओ, ये बनाने की जरूरत नहीं। तो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है। ये हम लोग ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P = 180। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब देखो, कोई आपका लिक्विड है, प्योर लिक्विड, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया कि इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और यही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये किसके लिए हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TB, और यही जो चेंजेस आया इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा TB। नोट कर लो, कोई डाउट है, जल्दी कर। नेक्स्ट लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे इसका यूज ठंडे प्रदेशों में होता है, जैसे गाड़ी है रेडी वाटर, मान लो कि ठंडा प्रदेश है जहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब उसमें कूलेंट डालोगे पता चला फ्रीज हो गया, इंजन फ्रीज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करके -5 से भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आसानी से आप गाड़ी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं वहाँ पर। नहीं समझ में आया? कनिष्क, जैसे मान लो कि कहीं कोई ठंडा प्रदेश है बहुत ज़्यादा, लेह लद्दाख में -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब कूलेंट जो आप यूज़ करते हैं जनरली वाटर यूज़ करते हैं हम लोग, मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है या -5 डिग्री सेल्सियस है, तो गाड़ी चल पाएगी क्या, वो तो बर्फ़ जम जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे जिसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दे, कम कर दे, तो -5 से -10 कर देगा, और वहाँ के इन्वायरमेंट का फ्रीजिंग पॉइंट -5 है, तो गाड़ी आसानी से चलती है, फ्रीज होगा क्या, नहीं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे, T0F। क्या ले लिया हमने, T0F, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, TF, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, T0F माइनस TF, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा TF, और मैथमेटिकली डेल्टा TF इक्वल लिखना चाहें क्या हो जाएगा, तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF × M। मोलालिटी को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेल्टा TF इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, KF × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिख लें, W1/m1, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट W2, और 1000 क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ये था TB - TB0, इसमें है TF0 - हाँ, क्योंकि T0F ज़्यादा होगा ना, TF कम होगा, हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो,
ठीक है। वाई एक्सिस पर हम ले लें वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हम ले लें टेम्परेचर। और ये आपका है सॉलिड सॉल्वेंट, क्या है मतलब आइस के फॉर्म में। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्वेंट है प्योर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड सॉलिड के क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल, और जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का, TF। और ये जो चेंज आएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा TF। अब तुम लोग देखो एक्सप्रेशन तुम लोग निकाले थे, डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू M और डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M निकाले थे। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो M इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई KB लिख सकता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, इक्वेशन फर्स्ट। और M इज इक्वल टू लिखना चाहें तो डेल्टा TB है ना, डेल्टा TF अपॉन KF लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन सेकेंड। देखो LHS में दोनों ही मोलालिटी है तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, नहीं समझ में आया प्रियांशु, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपन KB इज इक्वल टू डेल्टा TF अपन KF। तो और लिखना चाहे तो डेल्टा TB अपन डेल्टा TF इज इक्वल टू KB बाई KF। तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है, न्यूमेरिकल्स आप जब करेंगे तो इसकी यूज पड़ना आपके। नो 10 मिनट छोड़ दूंगा, चलो जल्दी से, अब खत्म है चैप्टर। अब नेक्स्ट लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट। इसे साफ करो, कैप्चर कर लिया आप लोगों ने, रन कैप्चर कर लो। नेक्स्ट लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या, अरे तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद है ना, हाँ तो सब खत्म हो जाएगा, क्यों टेंशन है, देखो ज़्यादा नहीं है उसे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल्स में टाइम लगते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन में टाइम नहीं लगता इस पे, लेकिन एक सेशन रखेंगे पूरा न्यूमेरिकल्स का, सारे टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे समझोगे तुम लोग, ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर एक हमने ट्यूब ले लिया और यहाँ पे हमने SPM लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस ट्यूब के बाहर जो सोल्यूशन है और इस ट्यूब के अंदर भी एक सोल्यूशन है, ट्यूब के बाहर जो सोल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन है उसका, कैसा कंसंट्रेशन है, और ट्यूब के जो अंदर सोल्यूशन है तुम लोगों को दिख रहा होगा इसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, क्या है। जैसे ही इन दोनों सोल्यूशन को रखते हैं थ्रू सेमी मेम्ब्रेन, इसको कंटेक्ट करते हैं ऐसे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होने लगता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, किसका फ्लो होने लगता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। और इसी की वजह से जो प्रेशर जनरेट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट होगा। अब ये कितना प्रेशर जनरेट होगा मेजर कर सकते हैं क्या, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें पिस्टन के थ्रू, पिस्टन के थ्रू क्या कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें और इतना प्रेशर लगा दें कि इसको इस सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए। भाई कहीं पानी फ्लो हो रहा है और वो पानी कितना प्रेशर लगा रहा है बता सकते हो क्या, नहीं, लेकिन उसको रोक दे पानी के फ्लो को तो पता चल जाएगा ना कितना प्रेशर लगता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लिख सकते हैं द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed due to osmosis is known as osmotic pressure। क्लियर है। अच्छा ओस्मोसिस का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो बहुत ही आसान है, ओस्मोसिस का भी तुम लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिख लो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from a solution of lower concentration to higher concentration
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन until it attains equilibrium. The flow of solvent molecules from a solution of lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane until it attains equilibrium is known as osmosis. देखो यहाँ पे समझ लो पहले, सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लेकिन कब तक? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। देखो तुम लोग को लगता है कि लो टू हाई फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सोलवेंट का फ्लो हो रहा है ना, और सोलवेंट हाई कहाँ होगा? लो कंसंट्रेशन में, और लो कहाँ होगा? सोलवेंट हाई कंसंट्रेशन। तो फ्लो अभी भी हाई टू लो ही हो रहा है, लेकिन हम लोग डेफिनेशन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए लो टू हाई लिख रहे हैं। प्रियांशु समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की हम लोग बात करें मैथमेटिकली, तो डायरेक्ट तुम लोग फॉर्म याद रखो। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन या मोलारिटी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और T क्या है? टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो कुछ केसेस हैं जो डिस्कस कर ले रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ मान लो या ऐसे कर लो, कोई दो सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ पाई है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ पाई भी है, और कंसंट्रेशन कुछ Ca है, इसका कंसंट्रेशन कुछ Cb है। इफ पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, केस फर्स्ट, पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, तो पाई ए जो होगा यानी सोल्यूशन ए जो होगा क्या होगा? हाइपरटोनिक। एंड सोल्यूशन ए जो, ऐसे कर लो, सोल्यूशन ए जो होगा हाइपरटोनिक, एंड सोल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक। और केस सेकेंड, इफ पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन ए एंड बी, ऐसे कर लो, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज आइसोटोनिक। अच्छा अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस यही पे मैं बता दे रहा हूं। अब आप एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई कर दे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा लगा दें, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रिवर्स। और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स। 0.0821 लीटर ATM पर किलो पर मोल। आर कांस्टेंट है। हो गया सबका। अब नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल लास्ट है ये, बस खत्म है। एबनॉर्मल डिलीट नहीं हुआ है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बस ओ बस मैं 5 मिनट लगेगा और बस। तो देखो अभी तक जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ये मान के चल रहे थे कि सॉलिड पार्टिकल ना ही टूट रहे हैं ना ही जुड़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो समझ लो पहले, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अराइजेज व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब अराइज होंगे? जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या होगा? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एंड वांट अ पुट ए फैक्टर टू डिटरमाइन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वांट अ ने फैक्टर दिया जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और वांट ऑफ फैक्टर ये कौन सा फैक्टर है? तो वांट ऑफ फैक्टर जो है इसको लिखते हैं आई। आई इज इक्वल टू क्या होता है? एबनॉर्मल अपन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल को कहीं कहीं क्या लिखा हुआ होता है? ऑब्जॉर्व्ड भी लिखा हुआ होता है, और नॉर्मल को थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एबनॉर्मल में कहीं ऑब्जॉर्व भी लिखा होता है क्या?
मोलर मास नहीं लिखा हुआ है क्या? मैंने वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एबनॉर्मल कब मिलेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एक्चुअली टेकन। एक्चुअली टेकन, कोई डाउट है? अब बताओ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहीं ना कहीं मोलर मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी वांटअप फैक्टर को अगर हम लिखना चाहें मोलर मास के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास अपन। आ गया समझ में? तो जिसकी तलाश थी आपको खुद आपके पास चल के आ गया हो, ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एबनॉर्मल मोलर मास याद रहेगा। अब देखो इसे साफ करूं मैं, कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट। अब यहीं पे लिख दे रहा हूं, वांट ऑफ modifies the equation for, want of modifies the equation for colligative properties। पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट, देखो RLVP क्या होता था? पीनट माइनस PS अपन पीनट। अगर एबनॉर्मल निकालना है तो क्या हो जाएगा? I इंटू पीनट माइनस PS अपन पीनट, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। कोई डाउट है? देखो यहाँ पे एबनॉर्मल निकालना है तो वांटअप फैक्टर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या मिल जाएगा? एबनॉर्मल। अब आई कैसे निकालना मैं बता दूंगा, बहुत फर्क है इसमें। आई मल्टीप्लाई करने के बाद तब एबनॉर्मल मिला, और आई हटा दोगे तो नॉर्मल मिलेगा। नहीं फर्क है? अब भाई आप दोनों लोग हैं, अब आर्यन है आप हैं, अब आप पे कुछ जोड़ना पड़ेगा तब आर्यन के इक्वल होंगे, तो फर्क नहीं है। और आर्यन में कुछ घटाना पड़ेगा तब आप आर्यन आपके इक्वल होगा, फर्क नहीं है? बोले फर्क नहीं है, आई में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा तब इसके इक्वल होगा एबनॉर्मल। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB एबनॉर्मल अगर हम लोग को लिखना है तो क्या हो जाएगा? I इंटू KB इंटू M लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट है? सिमिलरली देखो तुम लोग बोल रहे थे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा? सिमिलरली डेल्टा TF एबनॉर्मल क्या हो जाएगा? I इंटू KF इंटू M। एंड लास्ट, ये थर्ड हो गया ना, फोर्थ, पाई एबनॉर्मल निकालना है, क्या करोगे? I इंटू CRT। नेक्स्ट है निकालो कैलकुलेशन ऑफ आई, जल्दी करो फास्ट। लास्ट 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 कैलकुलेशन ऑफ आई, वही तो इंपॉर्टेंट है, इसे कैप्चर करें। और इस आई में मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है और क्वेश्चन में गलती करके आते हैं, ठीक है, और आके मुझसे बोलते हैं कि सर गलती हो गया। लेकिन जब मुझसे पढ़ रहे हो तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करोगे तुम लोग। साफ करो इसे। 3 घंटे के कितने देर का हो गया वीडियो? 144, यानी कि अभी तो 2.5 घंटे के हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। 2.5 घंटे में ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। तो ये साफ करो निशा, हो गया ना? कैप्चर करते चलोगे। आज घर जाके तुम लोग सारे नोट्स बनाओगे प्रॉपरली। इसके हम लोग जो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे नहीं हुए उसको हम लोग अलग से सेशन करेंगे और उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ आई, क्या देख रहे हैं? आई ही तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो एबनॉर्मल निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ आई, केस फर्स्ट, फॉर डिसोसिएशन
4 पॉइंट ऑफ फैक्टर आई हमेशा किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो कोई मान लो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए है और डिसोसिएट होने के बाद कितने मॉलिक्यूल दे रहा है, n मॉलिक्यूल। t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते इसका क्या 1 0, आफ्टर टाइम t पे 1 में से कुछ अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये कितना बनेगा n अल्फा। 1 के लिए कितना टूटा अल्फा, तो n के लिए कितना बनेगा n अल्फा। और I क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो टोटल पार्टिकल कितने 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और इनिशियली आपने कितना लिया था 1, नॉर्मल अपने नॉर्मल टूटने से पहले और टूटने के बाद। तो I का आपको यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। देखो इंपॉर्टेंट चीज, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर तुम्हें ये बोले कि 100% डिसोसिएटेड या कंप्लीटली डिसोसिएटेड, अगर गिवन हो क्वेश्चन में, जैसे मान लो दे दिया कि NaCl आपका सोल्यूट है और कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, किसमें टूटेगा Na प्लस, और बताओ एक पार्टिकल से कितना पार्टिकल दे रहा है 2। तो इसमें I और N अगर 100% डिसोसिएटेड है तो I और N दोनों क्या ले लोगे 1। I और N दोनों क्या ले लोगे सेम, I और N क्या ले लोगे सेम। N क्या होता है कि कितना पार्टिकल टूटने के बाद वो दे रहा है, ये तो बता सकते हो ना। जैसे MgCl2 किसमें टूटेगा Mg प्लस 2Cl माइनस, कितना पार्टिकल दे रहा है 3। तो N और I दोनों अगर 100% डिसोसिएटेड है तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि 25% डिसोसिएटेड, क्या बोलता, जैसे मान लो NaCl के बोलता कि 25% टूट रहा है, तो अल्फा कितना हो गया 0.25, N कितना हो गया 2। अब इस इक्वेशन में रख लो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कितना है 0.25 और प्लस N कितना है 2 इंटू 0.25, यहाँ से I निकाल लोगे। लेकिन 100% डिसोसिएटेड है तो N और I क्या कर लेना है इक्वल। और जनरली 99% क्वेश्चन में हमेशा क्या गिवन होता है, क्लियर है, यानी कि I अलग से फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है, जो N है वही क्या होगा I होगा। एसोसिएशन के लिए बता दो, फॉर केस सेकेंड, फॉर एसोसिएशन, तो फॉर एसोसिएशन के लिए अगर बात करें तो I क्या होता है लेस देन 1 और I इक्वल टू याद रखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, क्लियर है, याद रहेगा, कर लोगे, कोई डाउट है। हाँ देखो, अगर कोई भी आपका सोल्यूट आप डिजॉल्व जो कर रहे हैं, अगर वो 100% डिसोसिएटेड है, देखो तुम लोग ऐसे भी कर यार इन बातें में देखो, अगर 100% डिसोसिएटेड का मतलब क्या, अल्फा क्या होगा बताओ, 100% डिसोसिएटेड तो अल्फा क्या होगा 1। वैसे भी देखो अगर 100% डिसोसिएटेड है NaCl के कौन ले ले, किसको ले ले NaCl को, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 100% डिसोसिएटेड मतलब क्या होगा अल्फा 1 और प्लस N कितना हो जाएगा NaCl के लिए 2 और इंटू 1, ऐसे भी I कितना आ गया, तो फॉर्मूले रख के भी देखोगे तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर होता कि 0.25% सॉरी 25% 35%, तो फिर आपको अल्फा क्या रखना पड़ेगा और N तो आपको पता ही है वो मिल जाएगा। जैसे मान लो आपसे पूछे कि MgCl2 के लिए N क्या होगा, MgCl2 किसमें 2 करें Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, कितने पार्टिकल दे रहे हैं 2 और 1 3, तो N क्या हो जाएगा 3 और 100% डिसोसिएटेड है तो I और N दोनों क्या होगा। बाकी अगर फ्रैक्शन में कुछ गिवन हो कितना परसेंट, तो यहाँ फॉर्मूला रख लो सीधा। नहीं समझ में आया, हाँ।